आज हम एक ओल्ड एज टॉपिक की बात करेंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट जो रोजमर्रा में बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, उनके नाम है सीरम सोडियम, सीरम क्लोराइड, सीरम पोटेशियम, सीरम फॉस्फेट, सीरम मैग्नीशियम। इनमें से चार पांच जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनमें से सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो सोडियम और पोटेशियम है, जो हमारे रोजमर्रा के लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जब इन्हीं की कमी हो जाती है बॉडी में तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सोडियम नॉर्मल वैल्यू अगर देखें तो उसकी 135-145 मिली मोल पर डेसीलीटर होती है, और पोटेशियम की 3.5 से 4.5 होती है। अगर सोडियम हमारा बॉडी में 135 से कम हो जाए तो हाइपोनाइट्रीमिया होगा, और अगर उससे ज्यादा हो जाए तो हाइपरनाइट्रीमिया होगा। इलेक्ट्रोलाइट इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो अगर बॉडी में 135 से कम होता है तो जो है आप इसको बोलेंगे कि पेशेंट जो है हाइपोनेट्रीमिक है, यानी कि सोडियम की कमी है। ओल्ड एज में अक्सर ऐसा होता है। होता क्या है कि ओल्ड एज पेशेंट, जो बुजुर्ग पेशेंट होते हैं, वो खाना पीना कम कर देते हैं, और कई बार डॉक्टर जो है बोलते हैं कि नमक कम खाना पीना है, तो वो सोच लेते हैं कि शायद उनको नमक बिल्कुल भी नहीं खाना पीना है। तो ऐसे में पेशेंट जिसको कि हाइपरटेंशन है तो और हार्ट की प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने कह दिया कि आपको नमक कम खाना है, तो उनको लगेगा कि उनको नमक बिल्कुल नहीं खाना है, तो वो जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिक हो जाते हैं। तो क्या करना है, 3 ग्राम नमक दिन भर उनको खाना चाहिए, यानी कि एक चुटकी नमक एक टाइम पे, 3 टाइम पे वो एक चुटकी एक चुटकी एक चुटकी इस टाइप से उनको खाना खाना चाहिए, ताकि उनको नमक भी मिलता रहेगा, उसके साथ आयोडीन भी मिलती रहेगी, और नमक के दुष्प्रभाव भी नहीं होंगे। दूसरा कारण है ओल्ड एज में नमक की कमी का होना, तो वो होता है यूज ऑफ डाययूरेटिक्स, यानी कि ऐसी दवाइयां जिससे पेशाब ज्यादा बनती है। और बुजुर्गों में ओल्ड एज में ज्यादातर आपने देखा होगा कि उनके पैरों में सूजन, कभी हाथ में सूजन, मतलब बॉडी में सूजन आ जाती है, तो जिसकी वजह से जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और साथ ही साथ उनकी सांस फूल रही होती है और हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, तो डॉक्टर उनको डायूरेटिक्स देते हैं। कौन कौन से डायूरेटिक्स हैं, जैसे लैक्सिक्स, टॉर्सनामाइड और स्पाइरोलैक्टम, एल-लैक्टोन, ये सब जो कॉमनली यूज डायूरेटिक्स हैं जो कि पेशाब ज्यादा बनाते हैं। पानी ही नहीं, इसके साथ साथ कभी कभी ज्यादा पेशाब बनने से नमक भी बहुत ज्यादा मात्रा में बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो इन दवाइयों से ही इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। क्योंकि डॉक्टर ने तो दवा लिख दिया कि आपको मतलब ये दवा खानी है, और पेशेंट क्या करते हैं, वो लगातार 1 मंथ 2 मंथ खाते रहते हैं, तो दिन में ऐसा जैसे एक दिन में कुछ नमक निकल गया बॉडी से, पेशाब हुआ, तो उससे कुछ नहीं होता। लेकिन जब लगातार थोड़ा 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 बॉडी से नमक जाता रहेगा, और ऊपर से भी उनको नमक कम लेना है, क्योंकि उनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, तो उनको ऊपर से नमक लेने को कम कहा गया। ऊपर से जो बॉडी में वो ऊपर से ले रहे थे, तो वो तो कम उन्होंने लिया ही, और जो बॉडी में है वो भी पेशाब के द्वारा रोज 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 निकल जा रहा है, तो क्या होगा कि उनको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए दूसरा कारण है कि हाइपरनेट्रीमिया, जैसे सोडियम ज्यादा हो गया बॉडी में, क्यों होता है, ये ज्यादा खाने से नहीं होगा, क्योंकि हमारी किडनी जो है, हम भले कितना भी नमक ज्यादा खा लें, उसमें एक ऐसी मशीन लगी हुई है कि वो जितनी भी बॉडी में हमारे ज्यादा नमक जाएगा वो उसको अपने आप ही निकाल देगा बाहर बाहर बॉडी से बाहर। तो इन केस अगर आप देखा जाए तो होता क्या है ऐसे केस में कि उनको हाइपरनेट्रीमिया का केस दिखता है पेशेंट में, पानी की कमी हो जाती है उस समय पेशेंट जो है डिहाइड्रेटेड हो जाता है। डिहाइड्रेशन का कारण क्या होता है, शरीर में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो हेमो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे। जैसे डिहाइड्रेशन हुआ वो है, तो इलेक्ट्रोलाइट सारे हेमो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे आपने एक चाय ली, 1 कप चाय में 1 चम्मच चीनी डाली, तो वो तो आपको लगभग लगभग ठीक ठाक लगेगी चाय। लेकिन अगर आपने उस चाय को बहुत ज्यादा मतलब हीट किया, बहुत ज्यादा जलाया, तो क्या होगा कि वो चाशनी बन जाएगी, तो फिर क्या वो चाय रह जाएगी, वो ठीक लगेगी। उसी तरह हाइपरनेट्रीमिया का केस होता है। अगर मान लो शरीर का टोटल वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो है वो कम हो जाए, बॉडी का फ्लूइड ही कम हो जाए, पानी ही कम हो जाए, और पानी वो ऊपर से पिए भी नहीं, तो क्या होगा उस केस में, जो जितनी भी अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो कंसंट्रेटेड हो जाएंगे, चाशनी बन जाएगी।
उसका उल्टा अगर आप 1 ड्रम पानी में 1 चम्मच चीनी घोल दीजिए, तो क्या आपको मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये केस होता है हेमोडायलेटर का। तो 2 केस होते हैं बॉडी में, एक है हेमो कंसंट्रेशन, एक है डाइल्यूशन। देखा गया है जैसे कि एक कमजोर पेशेंट आया और उस पेशेंट को देख करके लगा कि मतलब वो बहुत ही वीक है, ये तो एनीमिक होगा, और पेशेंट को के चीफ कंप्लेन क्या है, उसको पतली लैट्रिन हो रही है, उसकी पल्स नहीं मिल रही है, बिल्कुल मतलब बहुत डिहाइड्रेटेड है पेशेंट, माथे पे झुर्रियां आ गई हैं, उसका हीमोग्लोबिन चेक किया किया तो हीमोग्लोबिन क्या आया? 14। तो हमें लगेगा यार देखने में तो वो एनीमिक लग रहा था, पर तो ऐसा है नहीं, वो तो इसका हीमोग्लोबिन 14 हुआ। तो सेम वही केस होता है, वहां पे जो उसका बॉडी फ्लूइड है वो कम हो गया है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको 4 दिन तक लगातार इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, मतलब 4 दिन तक लगातार फ्लूइड्स देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लगाते हैं, राइल्स ट्यूब डाली जाती है और उसका यूरिन आउटपुट मेंटेन किया जाता है। तो आपने फिर से हीमोग्लोबिन उसका कराया, तब क्या आपने देखा, क्या पाएंगे आप कि उसका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम 8 ग्राम आएगा। तो अब दिमाग में एक टेंशन होगी कि अरे ये क्या हुआ, अभी तो 14 आया था, अब कैसे इतना कम आ गया। तो ये आपको ये भी हो सकता है लगे कि कहीं इसकी बॉडी में कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, उसका रक्तस्राव तो नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली में हुआ क्या, ये वही फॉर्मूला है हेमो कंसंट्रेशन का, कि शरीर में पानी इतना कम हो गया कि 7 ग्राम खून जो है वो 14 ग्राम लग रहा था। यानी 7 ग्राम जो इलेक्ट्रोलाइट उनको मान ले या जो भी मान ले, वो 14 ग्राम यानी बढ़ा हुआ लग रहा था, क्योंकि हीमो कंसंट्रेटेड वैल्यू जो आई उसमें उसको जब आपने रिहाइड्रेटेड किया, तो रिहाइड्रेशन के बाद इक्वल वैल्यू आई, मतलब एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है कि उस पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है। ये अगला जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पोटेशियम कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि मसल्स पावर को, मसल स्टोन को, मसल स्ट्रेंथ को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट भाग होता है इस इलेक्ट्रोलाइट का। ज़्यादातर बुजुर्ग लोग जो होते हैं हॉस्पिटल में आते हैं तो देखेंगे आप उनको कि वो चल नहीं पाते, लड़खड़ाते रहते हैं। तो होता क्या, उनकी मसल्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है। इनमें बहुत बड़ा रोल होता है सीरम पोटेशियम का, क्योंकि जब सीरम पोटेशियम कम हो जाता है बॉडी में तो उनकी गति रुक जाती है, पेट फूल जाता है, मरीज को सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में पेशेंट चला जाता है, यानी कि आंतों की गति, मूवमेंट, कॉन्स्ट्रेशन जो है वो रुकने लगती है। और तो इसके इन सब चीज़ों के लिए, कॉन्ट्रैक्शन को ठीक करने के लिए पोटेशियम आयन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि पोटेशियम मेंटेन रखना है ऐसे मरीजों में। नॉर्मल वैल्यू जैसे कि हमने बताया था 3.5 4.5 होती है पोटेशियम की। तो इसको क्या करना है, खाने के पदार्थों से पोटेशियम, बहुत सारे ऐसे खाने के पदार्थ है जिससे आपको मिल जाएगा। तो जैसे फल हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, केले हो गए, टमाटर हो गया, नारियल पानी हो गया, पालक, मेथी, बथुआ, ये सब के साग, हरे साग हो गए, इनसे आप अपना पोटेशियम मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, मेवे, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, तो इसको बोलेंगे हम हाई पोटेशियम डाइट में आएगा ये सब। तो ये सब आप ले सकते हैं अपनी पोटेशियम वैल्यू को बढ़ाने के लिए। और क्या दे सकते हैं, तो क्या होगा कि आप टमाटो सूप भी दे सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया टमाटर में भी बहुत पोटेशियम होता है। तो ऐसे मरीजों को आप खाने से भी पोटेशियम बैलेंस कर सकते हैं। तो ये थे आज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, थैंक यू।